नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप रोज़ इस वीडियो को देखेंगे, मतलब लगातार इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक, देखिए निर्यातक की बात करता है और आयातक यानी कि दोनों की बात कर रहा है, यानी कि कौन सा ऐसा देश जो खनिज का निर्यात भी करता है आयात भी करता है। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। उसका जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका जो ऐसा देश है जो खनिज का सर्वाधिक आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? जो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक पूछे कि कौन सा है, तो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री जो है उसका क्या नाम है? सऊदी अरब। आप लोग जानते हैं इसका क्या नाम है? सऊदी अरब, जो तेल का सबसे अधिक निर्यात करता है। और अगला बात है, अगला प्रश्न है, कह रहा है अगर आपसे पूछे कि कपास का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? कपास का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? तो कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। भारत क्या करता है? कपास का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है रूस। सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला गेहूं का रूस। और भारत और अमेरिका के बीच में आप देखेंगे कोपा इंडिया, आपसे पूछे कि युद्धाभ्यास किन के बीच में होता है? कोपा इंडिया युद्धाभ्यास किन के बीच में होता है? किन दो देशों के बीच में? या फिर आपसे पूछ ले कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? या फिर आपसे पूछ ले कि तर्कस अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये सभी होता है आपका अमेरिका और भारत के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका और भारत के बीच में। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आप रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कौन सा देश तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? तो देखिए, अमेरिका जो है वो तेल का निर्यात भी करता है और आयात भी करता है। अगला बात है, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब। अगर आपसे पूछे कि कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अपना भारत। अगर आपसे पूछे कि गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है रूस। कोपा इंडिया अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका। तर्कस अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा तीनों का भारत और अमेरिका के बीच में। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य से राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है? तो देखिए, अपना उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहां से राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और भारत में एक राज्यसभा होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद नंबर 80 में। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि यूपी में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें। अगर आपसे पूछे कि यूपी में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो अभी हमने बताया कि राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अगर आपसे पूछे कि यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो यूपी में विधानसभा में 403 सीटें। और यूपी से विधान परिषद में कितनी सीटें जाती हैं? तो 100 सीटें विधान परिषद में हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र के राज्यसभा में कितनी सीटें? तो महाराष्ट्र के राज्यसभा में 19 सीटें। इससे एक कम तमिलनाडु के राज्यसभा में पूछे कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु राज्यसभा में कितनी सीटें? तो इससे एक कम यानी कि 18 सीटें। वहीं आपसे पूछ ले कि बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, या फिर आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? इसमें 16 सीट। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उप
राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो ये बात आर्टिकल नंबर 64 में बताई गई है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका भी रिवीजन करेंगे। आपसे पूछे कि किन राज्यों में राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें, तो उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें जाती हैं और कितनी सीटें जाती हैं, 31 सीटें। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में, तो 31 सीटें हमने बताया ही। अगर आपसे पूछे यूपी में विधानसभा में कितनी सीटें जाती हैं, तो 403 सीटें जाती हैं। अगर आपसे पूछे यूपी से विधान परिषद में कितनी सीटें जाती हैं, तो यूपी से विधान परिषद में 100 सीटें। महाराष्ट्र में के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं, 19 सीटें। तमिलनाडु के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो इससे एक कम यानी कि 18 सीटें हैं तमिलनाडु राज्यसभा में। वहीं आपसे पूछे कि बिहार और पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो इसमें सीटें हैं 16। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16 सीट है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होगा, तो होता है कौन, उपराष्ट्रपति। ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 64 में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया है। कौन सा, इंडोनेशिया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनाई जाएगी, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नुसंतारा बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, नुसंतारा बनाई जाएगी। और ये नुसंतारा किस द्वीप पे स्थित है, तो ये बोर्नियो, इंडोनेशिया की बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किस द्वीप पे, बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। ठीक, अगला बात है, अगर आपसे पूछे कि गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास आपसे पूछे कि किन दो देशों के बीच में होता है। अगर आपसे पूछे कि समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, कौन सा शक्ति, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, तो ये होता है आपका इंडोनेशिया और भारत के बीच में। किन के बीच में, इंडोनेशिया एंड भारत के बीच में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे, अगला प्रश्न है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है, तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। और इसकी नई जो राजधानी है नुसंतारा, ये किस द्वीप पे है, इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा, ये बोर्नियो द्वीप पे। किस द्वीप पे, बोर्नियो द्वीप पे। अगर आपसे पूछे कि गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन के बीच में होता है और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन के बीच में होता है, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में। इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए भारत में जो कोयले का सर्वाधिक भंडार है ये झारखंड राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे, झारखंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके इन वीडियो के बारे में बताइए और अपनी तैयारी मजबूती के साथ हमारे साथ आगे बढ़ाइए। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप अपना अनुभव शेयर करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो भारत के जो कोयले का सर्वाधिक भंडार है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। और कोयले से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न समझ लेते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है, भूरा कोयला, तो ये कहा जाता है लिग्नाइट कोयले को। लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है भूरा कोयला। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, अगर आपसे पूछे कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा कोयला होता है, एंथ्रेसाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। अगर आपसे पूछे कि एंथ्रेसाइट में कार्बन का मात्रा कितना, 90% इसमें कार्बन होता है एंथ्रेसाइट कोयले में, क्योंकि जितना ज़्यादा कोयला होगा उतना शुद्ध कोयला माना जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा कोयले में होगी उतना ज़्यादा शुद्ध कोयला माना जाएगा। क्योंकि जितना कार्बन की मात्रा जिस कोयले में जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतने ज़्यादा कम धुआं वो निकालेगा और उतनी ज़्यादा अच्छे से जलेगा। अगर आपसे पूछे कि कोक का निर्माण किससे होता है, कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोक का जो निर्माण है ये कोयले से होता है। किससे होता है, कोयले से होता है कोक का निर्माण। अगर आपसे पूछे कि कोयला का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है, कोयला का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है, तो कोयला जो निर्माण है ये अवसादी चट्टानों से होता है। किस चट्टानों से, अवसादी चट्टान से होता है कोयले का निर्माण। तो देख लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है भूरा कोयला। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला जो होता है
एंथ्रेसाइट कोयला होता है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है। कोक का निर्माण जो है वो कोयले से ही होता है, कोक का निर्माण। और बात करते हैं कोयले का निर्माण किससे होता है, तो कोयला बनाया जाता है और बनता है अवसादी चट्टानों में। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। प्रत्यावर्ती धारा को द्वितीय धारा में परिवर्तित करने का काम रेक्टिफायर करता है। क्या करता है, रेक्टिफायर करता है। पर प्रत्यावर्ती धारा को यानी कि AC करंट को DC करंट में चेंज करने का काम, यहाँ पे लिख लेते हैं, AC करंट को ये काम करता है DC करंट में चेंज करने में। ठीक, तो रेक्टिफायर इसका नाम है, रेक्टिफायर। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का आप लोग बताएंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका काम होता है जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा है इसके वोल्टेज को क्या करना, इसके वोल्टेज को कम करना, इसके वोल्टेज को भी कम भी किया जा सकता है, इससे कम भी किया जा सकता है वोल्टेज को, और वोल्टेज को उच्च भी किया जाता है ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि धारा की माप किससे करते हैं, किसी परिपथ में धारा की जो माप है वो किससे करते हैं, तो धारा की जो माप होती है अमीटर से की जाती है। किससे, अमीटर से की जाती है धारा की माप। अगर आपसे पूछ ले कि धारा की उपस्थिति किसी परिपथ में, धारा की उपस्थिति देखने के लिए किसका प्रयोग की जाती है, तो जो धारा की उपस्थिति देखने का काम है वो किसे किया जाता है, वो गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। किसे, गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी इकाई क्या होती है, धारा मापने की जो इकाई है उसको क्या कहते हैं, एम्पियर होती है धारा मापने की इकाई। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से धारा से याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को द्वितीय धारा में परिवर्तित करने का काम रेक्टिफायर करता है। ये क्या करता है, AC करंट को बदल देता है DC करंट में। रेक्टिफायर AC करंट को DC करंट में। और ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि जो प्रत्यावर्ती धाराएं होती हैं यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है उसको वोल्टेज को ये उच्च भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, कम भी कर सकता है उसके वोल्टेज को और उच्च भी करने का काम करता है। धारा की माप जो है वो अमीटर से करते हैं। किसी परिपथ में धारा की माप अमीटर से करते हैं। अगर धारा की उपस्थिति के बारे में बात करें किससे करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति की जांच करते हैं। ये धारा मापने की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सैंडर्स की हत्या सैंडर्स की हत्या में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे। तो देखिए, सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह थे और आपके सुखदेव और राजगुरु थे, राजगुरु थे, भगत सिंह, राजगुरु, और आपके इनके साथ कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। इनके साथ कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। और ये कब हुआ था, इनको इसी के चलते इनको फांसी दी गई थी, तीनों लोग को। इनको फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च। इसके चलते इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कारण क्या था, ये कारण था इसका लाहौर षड्यंत्र केस। इसको क्या कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह का एक फेमस नारा है। कौन सा फेमस नारा है भगत सिंह का, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। आपसे पूछ ले कि कौन दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिया था, तो इंकलाब जो जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह को क्या कहा जाता है, इन्हें शहीद ए आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहीद ए आजम। आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, तो शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सैंडर्स की हत्या में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे। भगत सिंह थे, राजगुरु थे और चंद्रशेखर आजाद थे। ये तीनों सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। और फांसी इनको कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी हुई थी। और कारण क्या था, लाहौर षड्यंत्र केस इसका कारण था। और भगत सिंह का नारा क्या था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। और शहीद ए आजम की उपाधि किसकी है, भगत सिंह की है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग स्टेनलेस स्टील में प्रयोग धातु, तो किन किन धातु का प्रयोग स्टेनलेस स्टील में किया जाता है। एक तो क्रोमियम का किया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में, और आयरन का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम और आयरन का प्रयोग किया जाता है। और कांसा में कौन कौन सी धातुएं होती है, कांसा में तो इसमें तांबा होता है और क्या होता है, टीन होता है। कांसा बनाने में तांबा और टीन का प्रयोग करते हैं। वहीं आपसे पूछ रहे कि पीतल बनाने में किन किन धातुओं का प्रयोग करते हैं, तो इसमें तांबा होता है, पीतल में तांबा होता है और जिंक होता है। पीतल में क्या होता है, तांबा होता है और जिंक होता है, यानी कि जस्ता होता है। और फ्यूज तार में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, फ्यूज तार
किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो इसमें टिन होता है और सीसा होता है। टिन और सीसा का मिश्रण होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी चीज़ें मिश्रित किया जाता है, किन किन चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये इसमें कॉपर होता है यानी कि तांबा, और जिंक होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, और आपके कौन सा निकल होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे मिला के बनाई जाती हैं। ठीक, तो 3 चीज़ें यहाँ पे, जिंक, निकल, कॉपर। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील में प्रयोग धातु कौन सी है, तो इसमें क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, आयरन का प्रयोग किया जाता है। और कांसा बनाने में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें तांबा और टिन का प्रयोग किया जाता है कांसा बनाने में। पीतल बनाने में तांबा और जिंक का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूज तार किन 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 धातुओं की मिश्र धातु है, तो टिन और सीसा का मिश्र धातु है। अगर आपसे पूछे जर्मन सिल्वर में, तो इसमें कॉपर और जिंक और निकल 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगर आपसे पूछे कि कौन यूरोपीय व्यापार करने भारत पहले आए, तो देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? 17 मार्च 1498 में, 17 मार्च 1498 में आया था कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये आया था आपका पुर्तगाल से और भारत आया था ये व्यापार करने। वास्को डिगामा इसका नाम है। और वहीं आपसे पूछ ले कि पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक जो था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था, तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था उसका नाम था क्या? अल्बुकर्क। उसका क्या नाम था? अल्बुकर्क था भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। और आपसे पूछ ले कि पहला गवर्नर कौन था, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत में आया था? पहला पुर्तगाली गवर्नर भी आप लोग बताएंगे कौन था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला पुर्तगाली गवर्नर और जो पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। और भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। भारत आया ये 1505 में। इतने इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, यानी कि नीले पानी की नीति अपनाई। क्या अपनाई? नीले पानी की नीति। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे नीले पानी की नीति के बारे में। तो इसे किसने अपनाया था नीले पानी की नीति? तो इसे आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने अपनाया था। तो इसको रिवीजन करेंगे हम लोग। तो देखिए कौन यूरोपीय कंपनी व्यापार करने भारत पहले है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों में कौन आया था? 17 मार्च 1498 में सबसे पहले भारत कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। 17 मार्च 1498 में भारत वास्को डिगामा आया था। और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। और पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो कि भारत 1505 में आया था और यहाँ पे आके नीले पानी की नीति अपनाया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कितनी नोबेल गैस वातावरण में पाई जाती है। तो नोबेल गैस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो 6 नोबेल गैस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपका हो गया हीलियम, 6 नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। नियॉन, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। रेडॉन और आर्गन ये अक्रिय गैसें हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। और इन अक्रिय गैसों को क्या कहा जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, इन्हें शाही गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही गैस, क्योंकि अलग अलग नाम से एग्जाम में पूछ सकते हैं। शाही गैस, इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस कहा जाते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। इन्हें निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से कितनी नोबेल गैस जो है वातावरण में पाई जाती है, तो 6 हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। हीलियम हो गया,
नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया और आर्गन हो गया। ये आपके अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शाही गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है, निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने आप कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। और अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है? इसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है। सितार और तबले का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है? उर्दू कविताओं का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपसे पूछ ले कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में ध्यान रखेंगे, इनके गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो के जो गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये एक सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया। ये सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक, ये अमीर खुसरो के गुरु थे। और अगर आपसे पूछे कि तुगलकनामा किसने लिखा? तुगलकनामा के राइटर कौन है? तो ये भी अमीर खुसरो हैं। तुगलकनामा के राइटर कौन है? तो ये भी अमीर खुसरो हैं। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक। सितार और तबले का जनक भी कौन है? अमीर खुसरो। उर्दू कविताओं के जनक कौन है? अमीर खुसरो। गजलों का जनक कौन है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, एक सूफी संत थे और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। और तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जो भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान है बन्नेरघट्टा है। ठीक, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है। और ये कहाँ पे है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? बेंगलुरु। आप लोग जानते हैं बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और चीज़ें आप लोग नेशनल पार्क के बारे में और कुछ नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन अब पूछेगा यहाँ पे किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? लखीमपुर खीरी यूपी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है? तैरता नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये आपके मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर में है। अगर आपसे पूछे किस झील पे बना हुआ है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकटक झील पे बना हुआ है। लोकटक झील पे ये बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगर वहीं आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो भारत का जो एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और किस झील पे स्थित है? लोकटक झील पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाया था 1210 में। 1210 में, क्योंकि ये शासक बनता है पहले राजधानी। तो ये इल्तुतमिश के बारे में तो डिटेल में देख लेते हैं। ये किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। किस वंश का शासक था इल्तुतमिश? गुलाम वंश का। और गुलाम वंश को ही कहते हैं मामलूक वंश। कौन सा वंश कहते हैं गुलाम वंश को? मामलूक वंश कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में इसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श कहा जाता है। क्यों लाख बख्श कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों का दान करता था हर साल।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो था गुलाम वंश का पहला शासक था। जो स्थापना यही करा है तो यही पहला शासक भी बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी। कहाँ पे? लाहौर में बनाई थी। और लाहौर से राजधानी फिर ये आपके इल्तुतमिश दिल्ली में लाया था। लाहौर से राजधानी इल्तुतमिश दिल्ली में लाया था। अगर आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था तो ये भी आपसे पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाई? इल्तुतमिश ने बनाया। कब? 1210 में, क्योंकि इसका राज्याभिषेक हुआ था 1210 में। अगर आपसे पूछे कि ये इल्तुतमिश किस वंश का शासक था तो ये गुलाम वंश का शासक था, और इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों रुपए का दान करता था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश का पहला शासक था। और इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाई। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ये ऐबक का गुलाम था। भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, कुपोषण के आधार पर मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का उपयोगी ये कहा जाता है। क्या? इथियोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भारत में सर्वाधिक कुपोषण फैलते हैं। ठीक। और कुछ भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं भारत का। जैसे 7 द्वीपों का नगर आपसे पूछ ले, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किससे? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। अगर आपसे पूछे कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि, तो 5 नदियों की जो भूमि है वो कौन से देश को कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है पंजाब को। पंजाब को कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का जो पेरिस है कोलकाता को कहा जाता है। किसी को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि इसमें सर्वाधिक कुपोषण फैल रहा है। तो इस वजह से सर्वाधिक कुपोषण के यहाँ पे केस आते हैं। तो प्यासी भूमि का देश 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का नगर। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और 5 नदियों की जो भूमि है वो पंजाब को कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि, भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, तो ये कहा गया है आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कह के संबोधित किया गया है। और अथर्ववेद के बारे में ध्यान रखेंगे, ये तंत्र मंत्र इसमें संग्रहित है। क्या संग्रहित है? इसमें तंत्र मंत्र इसमें संग्रहित वाला वेद आपसे पूछे कौन सा है? तो तंत्र मंत्र संग्रहित वाला वेद अथर्ववेद है। आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपत ब्राह्मण। क्या है? गोपत ब्राह्मण उसका नाम है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मवेद कहा गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या आपसे पूछ ले कितनी है? तो 4 वेद हैं। आप लोग जानते हैं सबसे पुराना वाला जो है ऋग्वेद है। सबसे पुराना वाला ऋग्वेद है। उसके बाद है आपका सामवेद है, जिसमें संगीत का वर्णन है सामवेद। और फिर अथर्ववेद है, जिसमें क्या किस चीज़ का वर्णन है? तंत्र मंत्र का। और एक आपका यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ के जो मंत्र होते हैं उसका वर्णन है। ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र संग्रहित है। और इनके ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? गोपथ ब्राह्मण है। और वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया? ब्रह्मवेद कहा गया है। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद है जो कि सबसे पुराना, सामवेद है, यजुर्वेद है, और अथर्ववेद है जो कि सबसे नया वाला वेद है। हीरे का भार मापने के लिए इकाई क्या है? तो देखिए, हीरे की भार मापने के लिए कैरेट का प्रयोग करते हैं। और 1 कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम होता है? तो 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। ठीक, मिलीग्राम होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और वहीं हीरे के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, तो किम्बरले की खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान स्थित है। और ये फेमस किसके लिए है? हीरा के लिए। अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान कहाँ पे है, पन्ना की खान कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और ये भी किसके लिए फेमस है? ये भी हीरे के लिए ही फेमस है। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किस चीज़ में होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस चीज़ में होता है, तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है वो आपके होती है हीरा में। किस में होती है? हीरा में होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरा कठोर क्यों होता है ये भी आप लोग बताएंगे कि हीरे का जो कठोरपन है, क्योंकि प्रकृति में शायद पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा है। तो हीरा कठोर क्यों होता है? क्योंकि उसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? चतुष्फलकीय। तो हीरे की संरचना कैसी होती है? तो हीरे की जो संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है। ठीक, इस वजह से ये आप कठोर होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हीरे का भार मापने की इकाई क्या है? कैरेट है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होती है। अगर आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है, किम्बरले की खान आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान कहाँ पे स्थित है, तो पन्ना की जो खान है मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है ये भी हीरे में होती है। और हीरा कठोर क्यों होता है? क्योंकि उसकी चतुष्फलकीय की संरचना नुमा होती है, तो इस वजह से हीरा कठोर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है? तो देखिए, कॉमन सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो सबसे पहले प्रश्न यही पूछ लेता है कि ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 44 में DPSP के अंदर ये आता है। और आपसे पूछे कि किस राज्य में लागू है, तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। अब गोवा के बारे में आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। अगर आपसे पूछे कि भारत की किस राज्य की सबसे छोटा तट रेखा है, यानी कि तट रेखा का मतलब सबसे छोटा समुद्री सीमा साझा करता है कौन सा राज्य, तो उसका भी जवाब क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गोवा के तट को क्या कहते हैं, तो कोंकण कहते हैं। गोवा के तट को कोंकण कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा चर्च का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा चर्च का नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा चर्च है उसका नाम है कैथेड्रल चर्च। कौन सा? कैथेड्रल चर्च। और ये कहाँ पे है? ये गोवा में स्थित है। और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे है? मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में मुर्मू गोवा बंदरगाह है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय ये किस राज्य की है? तो वो भी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य भी कौन सा है? गोवा है। तो इतनी चीज़ें गोवा से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, भारत के किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है? तो देखिए, गोवा में लागू है। और कॉमन सिविल कोड आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल नंबर 44 है। DPSP में ये रखा गया है। और बात करते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। और भारत के सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भी कौन सा है? गोवा है। और वहीं आपसे पूछे कि गोवा को तट को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा चर्च का क्या नाम है? कैथेड्रल चर्च है भारत का सबसे बड़ा चर्च है। और मुर्मू गोवा बंदरगाह भी कहाँ पे है? गोवा में स्थित है मुर्मू गोवा बंदरगाह। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है भारत का, गोवा है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है उसका नाम है क्या? लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप स्थित कहाँ पे है? तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये लक्षद्वीप किससे निर्मित है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो किससे निर्मित है? तो ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। ये प्रवाल जीवों से मिलकर बना हुआ है, जिसे कोरल भी कहते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि जो लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है ये किस राज्य के हाईकोर्ट में आता है, यानी कि किस राज्य के हाईकोर्ट में इसका सुनवाई की जाती है? तो लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है वो केरल हाईकोर्ट के अधीन है। किसके हाईकोर्ट में? केरल हाईकोर्ट के अधीन है। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस हाईकोर्ट के अधीन है? केरल हाईकोर्ट के अधीन है। और भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी है उसका भी नाम क्या है? लक्षद्वीप है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी। और भारत में सबसे न्यूनतम जो है
न्यूनतम जो है जनसंख्या किस राज्य किस यूनियन टेरिटरी की न्यूनतम जनसंख्या, ये आपके लक्षद्वीप की है। ठीक, तो इतनी चीज़ें लक्षद्वीप से आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लक्षद्वीप से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा संघ राज्य। ये स्थित कहाँ से है? अरब सागर में स्थित है। और ये निर्मित किससे है? तो ये निर्मित होने का बात करें तो ये प्रवाल द्वीप से बना, जिसे कोरल भी कहते हैं। भारत का जो लक्षद्वीप है उसके हाईकोर्ट जो है वो केरल हाईकोर्ट के अधीन आते हैं। सारी सुनवाई केरल हाईकोर्ट में की जाती है लक्षद्वीप वालों की। और सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी भारत का कौन सा है? लिटरेसी रेट सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यूनियन टेरिटरी में है लक्षद्वीप। और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में किस यूनियन टेरिटरी में है? तो ये है लक्षद्वीप में। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक बेंच है? तो देखिए गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसमें सबसे अधिक बेंच है। कौन से? गुवाहाटी हाईकोर्ट में। और गुवाहाटी कहाँ का हाईकोर्ट है? ये असम का हाईकोर्ट है। इतनी बेंच कितनी है गुवाहाटी हाईकोर्ट में? 3 बेंच है। कौन कौन से? एक तो आपको हो गया कोहिमा का बेंच है, कोहिमा का। और एक तो मिजोरम का है जिसे आइजोल हाईकोर्ट का बेंच है। और एक आपका ईटानगर का बेंच है। ईटानगर मतलब कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर मतलब अरुणाचल प्रदेश। आइजोल मतलब क्या? मिजोरम का हाईकोर्ट और संभालता है। और कोहिमा का मतलब नागालैंड का भी हाईकोर्ट ये संभालता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत में कुल हाईकोर्ट कितनी है? भारत में जो कुल हाईकोर्ट है वो 25 हाईकोर्ट है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? तो उसका नाम है अमरावती हाईकोर्ट। कौन सा? उसका नाम है अमरावती हाईकोर्ट। और अमरावती हाईकोर्ट के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2019 को हुई थी, 1 जनवरी 2019 को। और ये किस राज्य का हाईकोर्ट है? ये आपके आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछिए कि किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक बेंच है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट में सबसे अधिक बेंच है। और ये कहाँ का हाईकोर्ट है? ये असम का हाईकोर्ट है। और इस हाईकोर्ट में कितनी बेंचें हैं? 3 बेंच है। कोहिमा हो गया जो कि नागालैंड का हाईकोर्ट, और आइजोल हो गया जो कि मिजोरम का, और ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश का हो गया। तो ये संभालता है। भारत में कुल हाईकोर्ट कितने हैं? भारत में कुल वर्तमान समय में 25 हाईकोर्ट हो गए हैं। और नवीनतम नंबर का जो यानी कि 25 नंबर का जो हाईकोर्ट बना है उसका क्या नाम है? अमरावती हाईकोर्ट है। और ये आपके आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है एक, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2019 को। डेट भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त के दिन, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद क्यों? क्योंकि ये हॉकी के प्लेयर हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्मदिन 29 अगस्त को होता है। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद की बात करें, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद के बारे में, इनकी एक आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका क्या नाम है? गोल नंबर 1 की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, और हमारा जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल भी हमारा कौन सा है? हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो इतनी चीज़ें आप लोग हॉकी से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो इस दिन होता है, तो इस वजह से हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और ये हॉकी के प्लेयर थे। किस चीज़ के प्लेयर थे? हॉकी के। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम क्या है? गोल है। और राष्ट्रीय हॉकी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो 1857 की जो क्रांति है इसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम देने का काम वी.डी. सावरकर ने किया। किसने? वी.डी. सावरकर ने किया। इनकी एक पुस्तक है वी.डी. सावरकर की, इसका क्या नाम है? द इंडियन वार। इनकी पुस्तक है क्या? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसका है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनकी जन्म की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और बात करते हैं अभिनव सभा की स्थापना किसने की? अभिनव भारत सभा की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत सभा की जो स्थापना है वो 1904 में, वो 1904 और 6 में किसने की? लंदन में इन्होंने किया। कब? लंदन में इन्होंने किया। और इन्हें काला पानी की सज़ा मिली थी। वी.डी. सावरकर को क्या मिली थी?
काला पानी की सज़ा मिली थी, काला पानी की सज़ा। और काला पानी सज़ा का इसे यहाँ के जो भी काला पानी सज़ा इन्हें मिली थी 1911 में, और इन्हें जो सेलुलर जेल में जो है बंद कर दिया गया था। कहाँ पे? सेलुलर जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था, जो कि कहाँ का जेल है? अंडमान निकोबार में। उसे काला पानी सज़ा कहते हैं। ठीक, देख लेते हैं 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। बी.डी. सावरकर ने नाम दिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी.डी. सावरकर की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नासिक, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अभिनव भारत सभा की जो स्थापना 1906 इन्होंने किया लंदन में। और काला पानी की सज़ा इन्हें दी गई। काला पानी की सज़ा सेलुलर जेल में इन्हें बंद किया गया 1911 में, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जो वीरांगना लक्ष्मीबाई है इनका जन्म स्थान जो है वाराणसी में है। और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें, इनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इनका एक तो नाम था मणिकर्णिका, आप सभी जानते हैं। इनका एक नाम था मणिकर्णिका, एक का नाम था इनका मनु। तो ये इनका दो नाम था। और आपसे पूछे कि इनका जो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध पूछा जाता है किसके साथ हुआ? अंतिम युद्ध जो है किसके साथ हुआ? तो इनका अंतिम युद्ध जो है अंग्रेज नाम हीरोज से हुआ। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी समाधि कहाँ पे बनाई गई है? इनकी समाधि जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाई गई है। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाई गई है। और बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई, इन्हीं के नाम पे एक बांध बना हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि किस नदी पे बना हुआ है पूछा जाता है? ये बेतवा नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? बेतवा नदी पे बना हुआ है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। और इनका मूल नाम लक्ष्मीबाई का क्या था? मणिकर्णिका इनका मूल नाम था, और मनु भी इनका नाम था। ठीक, और बात करते हैं अंतिम युद्ध किनके भी साथ हुआ इनका? तो इनका जो अंतिम युद्ध है हीरोज के साथ हुआ था। इनकी मृत्यु 1858 में। और समाधि कहाँ पे बनाई गई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनकी समाधि बनाई गई है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पे बनाया गया है। भूमध्य सागर का प्रथम प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो भूमध्य सागर की कुंजी है वो कहा जाता है आपका जिब्राल्टर जल संधि को। किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि बलियारिका द्वीप और माल्टा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलियारिका द्वीप जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलियारिका द्वीप जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और माल्टा द्वीप, ये जो दो द्वीप हैं ये स्थित है भूमध्य सागर में। कहाँ पे स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित द्वीप है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसके साथ में ही। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। भूमध्य सागर को किसे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ने का काम करती है कौन? सुएज नहर। और सुएज नहर का जो अधिकार है वो किसका है? सुएज नहर पे मिस्र का अधिकार है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आप लोग, अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है तो भूमध्य सागर की जो कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बलियारिका द्वीप कहाँ पे स्थित है या फिर माल्टा द्वीप कहाँ पे स्थित है तो ये भूमध्य सागर में स्थित द्वीप है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है सुएज नहर या फिर मिस्र में ये इसका अधिकार, इस पे अधिकार जो है किसका है? मिस्र का अधिकार है। और अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो जो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा। और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? वो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान अब हो गया है राजस्थान का। राजस्थान सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जो राज्य हो गया। ठीक, और विश्व में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? दुग्ध में प्रथम स्थान किसका है? तो दूध के उत्पादन का प्रथम स्थान जो है भारत का है। भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। और वहीं आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का भी संबंध किससे है? ये दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध
उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और जो कि होता है कब? 26 नवंबर के दिन। कब होता है इनका जन्मदिन? 26 नवंबर के दिन। इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। साथ में आप लोग ध्यान ये भी रखेंगे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। तो देख लेते हैं, आप लोग से पूछे कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला स्थान था, अब दूसरा हो गया है। और प्रथम स्थान हो गया राजस्थान का। और वहीं आपसे पूछे कि विश्व में पहला स्थान पे कौन है कि जो दूध उत्पादन करता है? भारत है। श्वेत क्रांति का भी संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस इनके जन्मदिन पे ही मनाया जाता है, 26 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है। और विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि माउंट टिटली ज्वालामुखी स्थित कहाँ पे है? तो माउंट टिटली ज्वालामुखी ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में स्थित ज्वालामुखी है माउंट टिटली ज्वालामुखी, स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछे कि ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है? ब्लैक पर्वत जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में ब्लैक पर्वत स्थित है। रॉकी पर्वत आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है? रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके जर्मनी में स्थित, रॉकी पर्वत ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? रॉकी पर्वत जो है अमेरिका में स्थित पर्वत है। ILO का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले, ILO का हेडक्वार्टर पूछ ले, या फिर आपसे पूछे कि WHO का हेडक्वार्टर बताइए, WHO का, या फिर WTO का हेडक्वार्टर। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, इसलिए बताया जा रहा है। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है ये कहते हैं आपके कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की बात करें, अगर आपसे पूछे कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, तो फ्रैंक है स्विट्जरलैंड की मुद्रा। अगर आपसे पूछे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। माउंट टिटली ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ब्लैक पर्वत ये जर्मनी में स्थित है। और रॉकी पर्वतों में आप लोग से पूछे तो ये अमेरिका में स्थित पर्वत है। और ILO का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये रिहंद नदी पे बना हुआ परियोजना है। रिहंद नदी पे बना हुआ परियोजना है, और ये उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तुलबुल परियोजना किस नदी पे बना? तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? झेलम नदी पे बना हुआ है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पे। और ये भी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? ये आपके बेतवा नदी पे बना हुआ है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? चेनाब नदी पे बना हुआ है। ये भी कहाँ पे स्थित परियोजना है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित परियोजना है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना पूछे कहाँ पे स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बात करेंगे तो ये आपके स्थित है किस नदी पे स्थित है? ये सतलुज नदी पे स्थित है। किस नदी पे? सतलुज नदी पे स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। और वहीं माता टीला परियोजना जो है कि इम्पोर्टेंट है, माता टीला परियोजना ये किस नदी पे स्थित है? ये बेतवा नदी पे स्थित है, बेतवा नदी पे। और ये कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है। तो देख लेते हैं सारे परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना ये रिहंद नदी पे स्थित है उत्तर प्रदेश में। और तुलबुल परियोजना की बात करें झेलम नदी पे स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में। और सलाल परियोजना की बारे में बात करें ये चिनाब नदी पे स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर में। और भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये परियोजना स्थित है सतलुज नदी पे और ये हिमाचल प्रदेश में।
माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और आगे मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि जंग लगने से लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जंग लगने से लोहा और भी मोटा हो जाता है। मोटा मतलब कि और वो हैवी हो जाता है और उसका भार बढ़ने लगता है। और लोहे में जंग लगना ये किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगने का कारण ये ऑक्सीकरण होता है। कौन सा, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि लोहे में जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है, तो लोहे में जो जंग लगना है ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक क्रिया है या फिर परिवर्तन है, आप कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि जंग से बचाने के लिए लोहे को जंग से बचाया कैसे जाता है, तो लोहे से जंग से बचाने के लिए इसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी, जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पे, या फिर जस्ते की परत चढ़ाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, लोहे पे जस्ते का परत चढ़ाएंगे तो इस क्रिया को कहा जाता है जस्तीकरण। इस क्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जंग लगने से लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जंग लगने से लोहे के भार बढ़ते हैं। और जंग लगना लोहे में एक कैसा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। और उदाहरण किस चीज़ का होता है लोहे में जंग लगना, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन नमक से क्रिया करके ये जंग लगते हैं। और जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्षण वगैरह में आप लोग देखेंगे। और लोहे पे जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये परत चढ़ाने की जो क्रिया है इसको कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी 80 घाट वाराणसी में हुई थी। किस घाट पे, 80 घाट वाराणसी में हुई थी तुलसीदास की जो मृत्यु है। और तुलसीदास के बारे में बात करेंगे अब, तो इनका मूल नाम क्या था तुलसीदास का, बताएंगे आप लोग। तो तुलसीदास का मूल नाम था रामबोला था तुलसीदास का मूल नाम। और तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम था नरहरि दास। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, नरहरि दास इनके गुरु का नाम था। और नरहरि दास किसके समकालीन थे, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो जो तुलसीदास थे ये किसके समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और आपसे पूछे कि रामचरितमानस किसने लिखा, रामचरितमानस किसने लिखा, तो ये तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, तुलसीदास। और ये किस भाषा में लिखे थे रामचरितमानस, अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखे थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि विनय पत्रिका किसने लिखी, विनय पत्रिका किसने लिखा, तो ये भी लिखे थे आपके तुलसीदास जी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। विनय पत्रिका किस भाषा में थी, ये ब्रज भाषा में। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि तुलसीदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो तुलसीदास की मृत्यु के बारे में पूछेगा तो 80 घाट वाराणसी में उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। और बात करें तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो रामबोला था तुलसीदास का मूल नाम। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, नरहरि दास था तुलसीदास के गुरु का नाम। और तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस किसने लिखा, तो तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास द्वारा, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कृत्रिम वर्षा होते प्रमुख प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग की जाती है कृत्रिम वर्षा में। और बात करते हैं सर्वाधिक शुद्ध जल किस चीज़ का होता है, सर्वाधिक शुद्ध जल की बात करें
ये कौन सा होता है? तो वर्षा का जो जल है, वर्षा का जल जो है सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। और आपसे पूछे कि सर्दियों में भारत में वर्षा किस चीज़ से होती है, सर्दियों में वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्दियों में जो वर्षा का कारण है वो पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ होता है। कौन सी? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं जो सर्दियों में वर्षा होने का भारत में, उत्तर भारत में कारण होता है, उसका क्या नाम है? पश्चिमी विक्षोभ। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है मासीन राम मेघालय में होता है। किस, कहाँ पे होता है? मासीन राम मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है भारत में, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो सर्वाधिक भारत में जैव विविधता जो पाए जाने वाला स्थान है उसका क्या नाम है? अमेजन वर्षा वन का, अमेजन वर्षा वन। और अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहते हैं, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। और सर्वाधिक शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल ही होता है, सर्वाधिक शुद्ध जल। और सर्दियों में वर्षा का कारण होता है भारत में, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ होता है, भारत में सर्दियों का वर्षा का कारण। सर्वाधिक जो है वर्षा वो होता है भारत में मासीन राम मेघालय में। कहाँ पे होता है? मासीन राम कहाँ पे? मेघालय में। और बात करते हैं सर्वाधिक जैव विविधता वाला, विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ पे होता है? मासीन राम मेघालय। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे? अमेजन वर्षा वन में पाई जाती हैं। और इसे पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। लोकसभा के लिए गणपूर्ति कोरम, तो टोटल सदस्यों की 1/10 होती है लोकसभा या फिर राज्यसभा के लिए गणपूर्ति कोरम। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष आपसे पूछे कौन थे, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या था? जीवी मावलंकर था लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और लोकसभा के आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोकसभा की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी उसका क्या नाम था? मीरा कुमार नाम था। क्या नाम था? मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में होता है, लोकसभा का गठन संबंधी कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा का गठन है, अनुच्छेद नंबर 81 में। और आपसे पूछे कि लोकसभा का जो गठन है वो कब हुआ था, तो लोकसभा का जो पहली गठन है 1952 में होता। कब? 1952 में होता। और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे देते हैं? लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसे प्रदान करते हैं? तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, लोकसभा के लिए गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है, टोटल सदस्यों की 1/10 होता है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो कि थी उनका नाम था मीरा कुमार। और बात करते हैं लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि भारत में लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। और गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन जो है 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। और बात करते हैं भारत लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। पक्की बात है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पानी का जो घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री पे होता है? तो पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। किसमें? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। भारत पे धरातल पर पानी कितना है? भारत में धरातल पर पानी कितना है? तो 71% है धरातल पे पानी। और पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप लोग बचपन से पढ़े हैं, लेकिन हिमांक पूछ रहा है यहाँ पे, सॉरी। पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपसे पूछे कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो जो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप लोग बचपन से पढ़े हैं। या 373 केल्विन होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, जो पानी का जो अपवर्तनांक है 1.33 होता है। और पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? पानी का क्रांतिक कोण है वो कितना होता है? 48.2 होता है, 48.2 होता है। और तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए
किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए ये क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, उसमें क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ से, आपसे पूछे पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पानी का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी पूछ ले आप उसमें जवाब देंगे, ठीक। और धरातल पर पानी कितनी होती है तो धरातल पर पानी 71% होता है। और अपवर्तनांक के बारे में बात करें 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। और पानी के क्रांतिक कोण की बात करें तो 48.2 होता है डिग्री होता है क्रांतिक कोण। तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, यहाँ पे तालाब के पानी को शुद्ध कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? देखिए प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो अगर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जिसे भी नियुक्त किया जाएगा तो वो वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। वरिष्ठ सदस्य का मतलब है जो सबसे मैच्योर होंगे, जो सबसे परिपक्व होंगे उन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होता कौन है तो ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लोकसभा का क्या होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कौन किया करता है तो ये राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं तो अस्थायी विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसे कहा जाता है, उसे भी प्रोटेम स्पीकर ही कहते हैं, उसे भी प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। लेकिन इसको नियुक्त कौन करता है तो राज्य की बात है, क्योंकि विधानसभा राज्य में होती हैं तो इसको नियुक्त करता है कौन, राज्यपाल नियुक्त करता है। इनको नियुक्त करने का काम कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है तो हमेशा प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य को ही नियुक्त किया जाएगा। और ये प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं तो ये लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं तो ये लोग लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं यानी कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा तो इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल करेगा। क्योंकि विधानसभा किस में होती है, ये होती है राज्य वाले में, तो राज्य के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है तो ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। आप लोग पढ़े भी होंगे, अफ्रीका महाद्वीप से पूछा जाता है कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होके जाती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप से होके जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा एंड भूमध्य रेखा ये किन देश से जाती है, ये किस देश से होके जाती है तो ये इसके जवाब हो जाएगा कौन सा, ब्राज़ील। ब्राज़ील से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। तो अगर देश पूछेगा तो इसका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। अगर कॉन्टिनेंट पूछेगा कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है तो इसका जवाब हो जाएगा कौन से, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है तो सूर्य जो है कर्क रेखा पे आपसे पूछ ले कि कब होता है तो सूर्य कर्क रेखा पे होता है 21 जून के दिन। कब होता है, 21 जून को। और कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। कौन सी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य मकर रेखा पे कब होता है, सूर्य मकर रेखा पे कब होता है तो ये होता है 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा को। और मकर रेखा पे 2 बार मकर रेखा को काटने वाली नदी को क्या कहते हैं, लिम्पोपो नदी कहते हैं। 2 बार मकर रेखा को काटने वाली नदी को लिम्पोपो नदी कहते हैं। और आपसे पूछे कि सूर्य जो वो विषुवत रेखा पे कब होती है, यानी कि भूमध्य रेखा पे या फिर विषुवत रेखा पे कब होती है तो जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पे होती है। ये होती है आपका 2 साल में 2 बार, एक तो 21 मार्च को होगा और एक होगा आपका 30 सितंबर के दिन। 21 मार्च और 30 सितंबर के दिन होगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो नदी है।
कौन सी नदी है? कांगो नदी है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य कर्क और मकर रेखा गुजरती है, तो ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये किन देश से होकर गुजरती है? तो ये ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य कर्क रेखा पे कब लंबवत चमकता है? तो 21 जून के दिन चमकता है। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। और सूर्य मकर रेखा पे लंबवत कम चमकता है, तो ये 22 दिसंबर के दिन चमकता है। और इसे कौन सी नदी सीधे काटती है, 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। अगर आपसे पूछे कि सूर्य विषुवत रेखा पे कब सीधे चमकता है? तो साल में 2 बार, एक 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन चमकता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन जब सूर्य मकर रेखा पे चमकता है तो विषुवत रेखा जो जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है तो इसमें दिन और रात की संख्या समय बराबर होता है। जितने घंटे की दिन होगी उतने घंटे की रात होगी। तो देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन। और राज्यसभा अनुच्छेद नंबर कितने में है? अनुच्छेद नंबर 80 में कहा गया कि भारत में एक राज्यसभा होगा। और भारत के राज्यसभा की जो पदेन सभापति होंगे वो कौन होंगे? तो जो पदेन सभापति की बात करें तो वो कौन होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति वो होंगे आपके उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो भारत के, अगर आपसे पूछे कि पहले सभापति कौन थे, तो भारत के पहले सभापति यानी कि जो पहले राष्ट्रपति थे वही पहले सभापति थे। तो उस समय थे जो पहले उपराष्ट्रपति हुए थे उनका क्या नाम था? यस राधा कृष्ण था। क्या था? सर्वपल्ली राधा कृष्ण था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कितने सदस्यों को कहता है? राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आपसे पूछ ले कितने सदस्यों को किया जाता है? तो लोकसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। और वहीं आपसे पूछ ले कि सदस्यों का जो चुनाव है वो कितने वर्ष पे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये कितने वर्ष पे होता है? तो देखिए, हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है प्रति 2 साल पे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। भारत में एक राज्यसभा होगा, इस बारे में राज्यसभा के गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के पहले सभापति कौन है? वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं। और बात करते हैं सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो 2 साल पे 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 2 साल पे 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह का नाम क्या है? बुध है। बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और इसे ग्रीक भाषा में बुध को क्या कहा जाता है? ग्रीक भाषा में बुध को बोलते हैं अपोलो। क्या बोलते हैं इसे? ग्रीक भाषा में बुध को अपोलो ग्रह भी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रीक भाषा में। और बात करते हैं सौरमंडल का। आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह सूर्य होता है। और इसको क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। और इसको क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। और बात करते हैं सौरमंडल का। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये जब आप लोग जानते हैं बृहस्पति होगा। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह में होता है? सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर ये किस ग्रह का होता है? मतलब जल्दी से ठंडा हो जाए, जल्दी से गर्म हो जाए, ये किस ग्रह का होता है? तो जो सूर्य के सबसे निकट होने के कारण बुध ग्रह का दैनिक तापांतर जो है वो सर्वाधिक होता है। वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूर्य का जो है एक चक्कर लगाने में ये कितने समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। कब? कितने दिन का? 88 दिन का समय लगता है। और ऐसे सौरमंडल में कितने उपग्रह हैं? जिनके ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है तो वो 2 उपग्रह हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा बुध हो जाएगा
और एक आपका कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। इसे ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, अपोलो कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला सौरमंडल का ग्रह क्या है, बुध है। ठीक, और बात करते हैं इस बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 88 दिन का समय लगता है। और बुध कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसमें उपग्रह नहीं है, तो एक जिनके पास उपग्रह नहीं है, एक तो आपका बुध हो गया और दूसरे नंबर पे आपका शुक्र हो गया। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो सतत ऊर्जा दशक जो पहल है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की है। किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूएनओ कहते हैं। इसको की पहल है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। ये सतत, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक। तो ये आपके बात करते हैं तो न्यूयॉर्क की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आपसे पूछे कि सदस्य देश कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र सदस्य में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 देश हैं इसमें सदस्य। और 193वां नंबर का देश जो है वो दक्षिणी सूडान बना था। कौन सा, दक्षिणी सूडान बना था। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यूएनओ के जो महासचिव हैं उनका क्या नाम है, तो यूएनओ के पहले महासचिव, पहले बताइए, पहले महासचिव का नाम बताइए आप लोग, पहले महासचिव का। तो यूएनओ के जो पहले महासचिव हैं उनका नाम क्या था, ट्रिगवेली नाम था। क्या नाम था, ट्रिगवेली। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये नॉर्वे के रहने वाले थे, नॉर्वे के। और यूएनओ के जो वर्तमान स्वयं महासचिव हैं, तो यूएनओ को वर्तमान जो महासचिव हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है आपका एंटोनी गुटारेस। क्या, एंटोनी गुटारेस हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के, पुर्तगाल के। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल संयुक्त राष्ट्र संघ की है यूएनओ में। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका यूएनओ का कहाँ है, ये अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे, यूएसए अमेरिका में स्थित है। सदस्य कितने देश हैं, 193 सदस्य देश हैं। और 193वें नंबर का जो सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान है। और यूएनओ के बारे में बात करें, यूएनओ के पहले महासचिव कौन है, तो यूएनओ के जो पहले महासचिव हैं ट्रिगवेली हैं और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। और यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनी गुटारेस हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद की कहाँ स्थित था, तो जो मत्स्य महाजनपद था वो 6वीं शताब्दी में विराट नगर में स्थित था। कहाँ पे, विराट नगर। और विराट नगर कहाँ पे, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि महाजनपद के बारे में, तो आपसे पूछे कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। अगर आपसे पूछे कि इसके बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो महाजनपदों के बारे में जो बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय। कौन सा, अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। किसमें, अंगुत्तर निकाय में। अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है, किस जैन ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है, तो जैन ग्रंथों की बात करें तो इसकी जानकारी भगवती सूत्र में मिलती है। किसकी, भगवती सूत्र में। और कुछ जैसे आपसे पूछे कि मगध की राजधानी कौन सी है, तो मगध की राजधानी गिरिव्रज है। कौन सी, गिरिव्रज है मगध की राजधानी। और अंग की राजधानी क्या है, तो मगध जो महाजनपद जो अंग था उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा। और वहीं वत्स महाजनपद की राजधानी आपसे पूछ ले कौन सी, तो ये आप लोग राजधानी भी ये पूछा जाता है, क्योंकि ये इस वजह से आप लोग याद रखेंगे। सभी तो नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी और वज्जी महाजनपद की राजधानी, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ये वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि महाजनपदों का उद्गम जो है 6वीं शताब्दी में ही हुआ था। और ये कह रहा है कि महाजनपद स्थित था जो, वो मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित, तो मत्स्य महाजनपद जो है विराट नगर में स्थित था। और विराट नगर की बात करें राजस्थान में स्थित था। और महाजनपद के बारे में जो जानकारी है वो हमें किस लिंक से मिला, तो ये बौद्ध ग्रंथ, किस बौद्ध ग्रंथ से मिला, तो ये अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। और किस जैन ग्रंथ से मिला, तो ये जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिला।
और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, गिरिव्रत थी। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। वहीं वत्स की महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और वज्जी की जो राजधानी है वो वैशाली थी। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मिक कहते हैं इसे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था, ये 30 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था, 30 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी। और बात करते हैं ये कहाँ पे हुआ था, ये तो ये हुआ था आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ की घटना थी, ये भोपाल मध्य प्रदेश की घटना थी। और भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी मनाया जाता है भारत में। ये कब मनाते हैं, ये 3 दिसंबर के दिन ही मनाते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग, आपसे पूछेगा कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था, मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। और 3 दिसंबर के दिन 1984 के दिन एक केमिकल फैक्ट्री में ये रिसाव होने के कारण, जिसे कौन सी केमिकल फैक्ट्री थी, तो यूनियन कार्बाइड प्लांट था मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस वजह से हम लोग दिवस भी मनाते हैं, भोपाल गैस त्रासदी दिवस, ये 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण से होता है, तो अम्ल वर्षा जो है SO2 से होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ताजमहल किससे दुष्प्रभावित हो रहा है, ताजमहल दुष्प्रभावित आपसे पूछ ले किस वर्षा से होता है, तो ये भी आपके अम्ल वर्षा से ताजमहल भी दुष्प्रभावित होता है, अम्ल वर्षा से ही। अगर आपसे पूछे कि स्टोन कैंसर किससे होता है, स्टोन कैंसर, तो स्टोन कैंसर मतलब पत्थरों को होने वाला कैंसर, ये होता है आपके अम्ल वर्षा से, अम्ल वर्षा से होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा वाला देश कौन सा है विश्व में, यहाँ पे विश्व लगाएंगे, सर्वाधिक अम्ल वर्षा ये किस देश में होती है, तो ये आपकी होती है नॉर्वे में। कहाँ पे, नॉर्वे में होती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नॉर्वे में ही होती है। और वर्षा का मापन किससे करते हैं, वर्षा का माप किससे करते हैं, ये तो बताइए। तो वर्षा का माप जो है रेन गेज से करते हैं, किसे, रेन गेज से करते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण से होता है, तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। और ताजमहल लिख भैया, ताजमहल जो दुष्प्रभावित हुआ है वो अम्ल वर्षा से हो रहा है, दुष्प्रभावित अम्ल वर्षा से हो रहा है। और विश्व में सर्वाधिक जो है अम्ल वर्षा वो कहाँ पे होता है, नॉर्वे में होता है। स्टोन कैंसर ये पत्थरों का क्षरण ही कहलाता है। स्टोन कैंसर ये अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। और वर्षा का माप जो है वो रेन गेज से करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का, और इसका मूल नाम क्या था, बाबर का मूल नाम क्या था, तो बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका मूल नाम था। और बात करते हैं बाबर का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो फरगना में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, फरगना में इनका जन्म हुआ था। और बाबर का एक आत्मकथा है जिसका क्या नाम है, बाबर का आत्मकथा है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा। तो बाबरनामा के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर ये पूछा जाता है कि बाबरनामा जो पुस्तक थी ये किसने लिखा, तो ये लिखा पूछा जाता है किसने, तो ये आत्मकथा है। तो सभी जानते हैं कि आत्मकथा वो व्यक्ति स्वयं लिखता है जिसके बारे में होता है। तो इसके लिखा था बाबर ने। किसने लिखा था, बाबर ने। अगर आपसे पूछे कि किस भाषा में लिखा था, ये भी पूछा जाता है। तो ये तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा था। और वहीं आपसे पूछे कि खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था, खानवा का युद्ध ये किसके बीच में हुआ था, तो खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, बाबर एंड राणा सांगा के बीच में। ठीक, खानवा का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, 1527 में, 1527 में। और मृत्यु कब हुई थी बाबर की, 1530 में करीब इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे गुलाम वंश के संस्थापक। और बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनका जन्म जो है फरगना में हुआ, फरगना तो ये कहाँ पड़ता है आप लोग बताएंगे,
आत्मकथा था इनका बाबरनामा। बाबरनामा लिखा था खुद बाबर ने, और इनके फारसी में उसके किस भाषा में लिखा था, इसको लिखा था तुर्की भाषा में। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर ने और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, बहुत ही ज़्यादा भयंकर था ये। 1527 में हुआ था और मृत्यु इनका 1530 में हुआ। पानी के बहाव के लिए सहायक बल कौन सी है? तो पानी के जो बहाव के लिए सहायक बल है घर्षण। घर्षण बल के कारण ही कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पे फिसलती है। अब मतलब आगे अगला प्रश्न है कि सरकती हुई वस्तु में कौन सी घर्षण होती है? सरकती हुई कोई वस्तु सरक रहा है, उसमें कौन सी घर्षण काम करती है? तो उसमें काम करता है, इसमें काम करता है कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण काम करता है। अगर आपसे पूछे कि कोई वस्तु लुढ़कती है, लुढ़क रही है, लुढ़कती हुई वस्तु जो है वो लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सी जो घर्षण है वो पाई जाती है? तो लुढ़कती हुई वस्तु में जो घर्षण है उसको कहते हैं लोटनिक घर्षण। कौन सा? लोटनिक, लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोटनिक घर्षण जो है वो सबसे कम घर्षण लगता है। अगर कोई वस्तु किसी चीज़ पे फिसल रही मतलब लुढ़क रही है तो उसमें तो बहुत ही न्यूनतम जो घर्षण है वो लगेगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हैं और गाड़ी रुक जा रहा है, गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हैं और गाड़ी रुक जा रहा है, तो ये किस चीज़ का घर्षण है? तो ये आपके ये घर्षण की घटना है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि पानी के बहाव के लिए सहायक बल है, तो ये घर्षण बल है पानी के बहाव के लिए। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे सरक रही है तो उसमें सर्पी घर्षण काम करता है, आप लोग जान जाएंगे। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे लुढ़क रही है तो उसमें होता है लोटनिक घर्षण, आप जान जाइए। लोटनिक घर्षण सबसे कम घर्षण कौन सा होता है? लोटनिक घर्षण होता है। और गाड़ी द्वारा गाड़ी में ब्रेक लगाने की जो घटना है वो कौन सी घर्षण होता है? वो आपके घर्षण ही होता है। अगला प्रश्न हमारा कि वर्षा की मात्रा किस कारक पर निर्भर करता है? तो वर्षा की मात्रा निर्भर करता है कि वायुमंडल में कितनी नमी है। वायुमंडल में नमी पे ये निर्भर करता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडल की नमी। अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम वर्षा में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में, तो आप लोग बताएंगे कृत्रिम वर्षा में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। और सर्वाधिक शुद्ध जल किस चीज़ का होता है? सर्वाधिक जो है शुद्ध जल किस चीज़ का होता है? क्योंकि ये सारे प्रश्न अभी हमने जस्ट बताए। और भारत में सर्दियों में वर्षा कहाँ पे होती है? सर्दियों में वर्षा भारत में किस स्थान पे सर्वाधिक, या फिर आप लोग पता करेंगे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। और बात करते हैं यहाँ पे, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्दियों में वर्षा हो गया और हो गया आपका सर्वाधिक वर्षा। आप लोग बताएंगे कि भारत में जो है या फिर विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है ये सभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगला प्रश्न है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर जो राज्य था उसका अंतिम शासक था हुसैन सागर। क्या था इसका? हुसैन सागर इसका नाम था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम था हुसैन सागर। और इसे हुसैन सागर को पराजित किसने किया था? हुसैन सागर को पराजित करने का काम किसने किया था? बहलोल लोदी ने। कौन किया था? बहलोल लोदी ने जो था वो हुसैन सागर को पराजित किया। और इनकी जो बहलोल की जो बहलोल लोदी को ला करके मिलाया किस में? दिल्ली सल्तनत में। किस में मिलाया था? दिल्ली सल्तनत में। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जौनपुर का, तो इसकी स्थापना के बारे में पूछेगा कि जौनपुर की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह ने किया था। अपने भाई जौना खां के नाम पे फिरोज शाह ने किया था। अगर आपसे पूछे कि जौनपुर को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है, तो इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज। और किसे कहा जाता है पूर्व का सिराज? ये कहा जाता है आपके जौनपुर को। अगर आपसे पूछे कि सिराज ए हिंद भी किसे कहा जाता है, तो ये भी जौन ये आपके कहा जाता है किसे? जौनपुर को।
तो देख लेते हैं, आपसे पूछ ले यहाँ पे कि जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन सागर था जौनपुर का अंतिम शासक। और इस जो हुसैन सागर को पराजित किया बहलोल लोदी ने, और इसे अपना भारत में मिलाया दिल्ली सल्तनत काल में, इसे मिलाया दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बात करते हैं जौनपुर की स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह ने किया था, और इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कहाँ पे है, तो गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कहाँ पे, गुजरात में। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत को कौन सा है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत को कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा भारत का गुजरात का है। किसका, गुजरात का है। और आपसे कुछ चीज़ें गुजरात में, जैसे सोमनाथ मंदिर आपसे पूछ ले कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर भी कहाँ पे, गुजरात में। ठीक, सोमनाथ मंदिर पूछे गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि काकरा पार परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, काकरा पार परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपके ताप्ती पे, ताप्ती पे बना हुआ है काकरा पार परियोजना। और आपसे पूछ ले कि उकाई परियोजना कहाँ पे बना है, तो उकाई जो परियोजना है और ताप्ती परियोजना, वो दोनों बना हुआ है आपके नर्मदा नदी पे, ताप्ती नदी पे, ताप्ती नदी पे। अगर आपसे पूछेगा सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे कि इसमें नर्मदा नदी और गुजरात। यहाँ पे ये स्थित है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन सब चीज़ों का। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन, तो ये गुजरात है। और बात करते हैं काकरा पार परियोजना, ताप्ती नदी पे गुजरात में बनी हुई है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात में बनी हुई है। और लंबी तट रेखा वाला भारत का राज्य कौन सा है, गुजरात है। सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा गुजरात शेयर करता है। और सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो ये आपके सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो ये भी गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी पे है, वो गुजरात में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो देखिए पारादीप बंदरगाह है सर्वाधिक गहराई वाला भारत का सबसे बंदरगाह, पारादीप। और ये कहाँ का बंदरगाह है, ये उड़ीसा में स्थित बंदरगाह है। वहीं आपसे पूछे कि हल्दिया पत्तन कहाँ पे स्थित है, हल्दिया पत्तन कहाँ पे स्थित है, तो जो हल्दिया पत्तन है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया पत्तन। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह क्या है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का जो सबसे पुराना बंदरगाह है उसका नाम है आपका कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा, कलकत्ता बंदरगाह है सबसे पुराना। अब बात करते हैं भारत में कांडला बंदरगाह, आपसे बता दीजिए कहाँ पे है कांडला बंदरगाह, कहाँ पे है, तो कांडला बंदरगाह भी कहाँ पे है, ये भारत में गुजरात राज्य में है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, पारादीप बंदरगाह सबसे ज़्यादा गहराई वाला है, उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया पत्तन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह का नाम कोलकाता बंदरगाह है। और कोयला जो है, कोयला बंदरगाह, कोयला लिख दिए क्या, कांडला, कांडला जो बंदरगाह है वो आपके गुजरात राज्य में है। एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो एशिया में जो सबसे घनी आबादी वाला देश जो सिटी है सिंगापुर है, सबसे घनी आबादी है। और ये भूमध्य रेखा पे, इसकी एक विशेषता भी है कि ये भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। क्या, भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है सिंगापुर। तो ये भी आप लोग से ऑप्शन में पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका में सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में आपसे पूछे कि सर्वाधिक आबादी कहाँ पे है, सर्वाधिक आबादी किस देश में है, तो अफ्रीका में जो सर्वाधिक आबादी है अफ्रीका महाद्वीप में वो नाइजीरिया में है। कहाँ पे, नाइजीरिया में सर्वाधिक आबादी है। अगर वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक घनी आबादी कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि सर्वाधिक घनी आबादी कहाँ पे स्थित है, तो सर्वाधिक घनी आबादी जो है भारत में वो आपके अफ्रीका में, वो मॉरिशस में स्थित है। कहाँ पे, मॉरिशस में। और वहीं आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक आबादी जो उत्तर प्रदेश में, भारत की बात कर लें, भारत की,
तो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है, तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक आबादी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका किसका, उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक आबादी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम होगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे घनी आबादी की बात करें, सबसे घनी आबादी किस राज्य में स्थित है या फिर कहाँ पे स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे, बिहार में। तो एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो जगह है वो सिंगापुर है। भूमध्य रेखा के बारे में बात करें, भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। अफ्रीका की बात करें, सर्वाधिक आबादी कहाँ पे पाई जाती है, नाइजीरिया में, और ये सबसे घनी आबादी है। और बात करते हैं भारत की, तो सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश है, और सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे विशालतम हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन हिमनद है। भारत का सबसे विशालतम हिमनद कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करें, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये काराकोरम लद्दाख में है। कहाँ पे, काराकोरम। और काराकोरम आप सभी जानते हैं लद्दाख में स्थित है। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि ऑपरेशन मेघदूत कहाँ पे चला गया था, ऑपरेशन मेघदूत ये कहाँ पे चला गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984 में चला गया था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में चला गया। और इसे कब चला गया था, 1984 में चला गया था, और ये चला गया था सियाचिन में। कहाँ पे, सियाचिन में चला गया था ऑपरेशन मेघदूत। और वहीं आपसे पूछे कि ससाइनी जो ग्लेशियर है, ये कहाँ पे स्थित है, जो ससाइनी ग्लेशियर है ये भी काराकोरम पे ही स्थित है, काराकोरम पर्वत पे स्थित है। वहीं आपसे पूछ रहे कि जेमू ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो जो जेमू ग्लेशियर है ये कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए। तो देख लेते हैं भारत का सबसे विशालतम हिमनद कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे विशालतम हिमनद। काराकोरम दर्रे पे ये स्थित है, काराकोरम जो पर्वत है उस पे श्रेणी पे स्थित है, लद्दाख में। ऑपरेशन मेघदूत कब चला गया था, 1984 को चला गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध था तब चला गया था। सियाचिन के बारे में बात करें तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में ही चला गया था। ससाइनी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, काराकोरम दर्रे पे स्थित है, और काराकोरम जो पर्वत श्रेणी उस पर स्थित है, और ग्लेशियर कौन से, सिक्किम में स्थित है, जेमू ग्लेशियर। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पे है, तो बिजनौर और रायगढ़ सीट में बिजनौर और आगरा साइड में पाया जाता है। कौन सी जनजाति, बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो यूपी की नगदी फसल बताइए कौन सी है, तो यूपी की नगदी फसल कौन सी है, गन्ना है। गन्ना है यूपी की सबसे नगदी फसल, कई बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और बात करते हैं चीनी का कटोरा, इस वजह से इसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा भी इस वजह से इसे कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यूपी की जो प्रथम दलित महिला सीएम है, प्रथम दलित महिला सीएम कौन सी, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम दलित महिला सीएम थी उनका नाम था मायावती, बहन मायावती थी उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम। और उज्ज्वला 2.0 बताइए, ये कब शुरू किया गया था, तो ये महोबा यूपी से शुरू किया गया। कहाँ से, महोबा यूपी से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर और आगरा साइड में जनजाति पाई जाती है बुक्सा। यूपी की नगदी फसल कौन सी है, तो गन्ना यूपी की नगदी फसल है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के कारण सर्वाधिक चीनी बनता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। दलित महिला सीएम कौन थी, उत्तर प्रदेश की पहली मायावती थी। और उत्तर प्रदेश उज्ज्वला 2.0 योजना उत्तर प्रदेश की महोबा यूपी से शुरू किया। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं, तो यूरोप तेल की राजधानी कहते हैं एयरडीन को। किसे कहते हैं, एबरडीन को कहते हैं। ठीक, तो अब आपसे पूछे कि पॉम ऑयल कंट्री भी किसे कहते हैं, पॉम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं, तो पॉम ऑयल रिवर किसे, पहले रिवर किसे कहते हैं, तो पॉम ऑयल रिवर किसे कहते हैं, नाइजर नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं, नाइजर नदी को कहते हैं पॉम ऑयल रिवर। अगर आपसे पूछे कि पॉम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं, पॉम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं, तो पॉम ऑयल कंट्री जो है वो नाइजीरिया को कहते हैं। किसे, नाइजीरिया को कहते हैं, पॉम ऑयल कंट्री नाइजीरिया को कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, डिगबोई
तेल क्षेत्र ये कहाँ पे स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र ये असम में स्थित है और भारत का पहला तेल का जो तेल निर्माण कंपनी जो थी वही थी, भारत का प्रथम थी। ठीक, तो सबसे पहले यहीं पे तेल का कुआं खोदा गया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यूरोप तेल की राजधानी किसे कहते हैं? तो एबरडीन को कहते हैं यूरोप तेल की राजधानी। पाम ऑयल रिवर कहते हैं किसे? नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहते हैं। और पाम ऑयल कंट्री की बात करें ये नाइजीरिया को कहते हैं। और डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे? असम में स्थित है, भारत का पहला है। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हुडो ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो स्कंदगुप्त के समय में हुडो ने भारत पर आक्रमण किया। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हुडो के बारे में, ये निवासी कहाँ के थे? हुडो कहाँ से आए थे? निवासी कहाँ के थे? तो ये मध्य एशिया के थे। कहाँ के? मध्य एशिया के से आए हुए थे हुड लोग मध्य एशिया से आए थे। और ये हुड लोग मध्य एशिया से आए थे। इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलता है। और वो आपसे पूछे कि प्रथम हुड शासक कौन था? प्रथम हुड शासक कौन था? तो प्रथम हुड शासक का नाम तुर्मान था। क्या था? तुर्मान था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। हुडों ने पहले भारत पे आक्रमण कब किया? पहली बार तो स्कंदगुप्त के समय में किया। और हुड लोग निवासी कहाँ के थे? तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। वर्णन कहाँ पे मिलता है कि मध्य एशिया के रहने वाले थे? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में हुडो के बारे में जानकारी मिलती थी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हुडो का प्रथम शासक तुर्मान नाम है। क्या? तुर्मान। एलपीजी गैस में उत्पन्न दुर्गंध होती है मिथाइल मरकप्टोन की। किसकी होती है? इथाइल मरकप्टोन की। ठीक, इथाइल मरकप्टोन की होती है। और एलपीजी में गैस कौन कौन सी होती है? एलपीजी में गैस पूछे तो इसमें होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन कौन सी? ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होती है एलपीजी में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सीएनजी में कौन सी गैस होती है? या फिर आपसे पूछे कि बायोगैस में, बायोगैस जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? तो इन दोनों में होती है मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस। आपसे पूछे कि ओजोन गैस का फार्मूला बताइए ओजोन गैस का। तो ओजोन गैस आप सभी जानते हैं क्या होती है? O3 होती है। वहीं आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस में कौन सी गैस होती है? लॉफिंग गैस में, तो लॉफिंग गैस में होती है यानी कि हंसाने वाली गैस में, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे और पढ़ते हुए बार बार रहेंगे। एलपीजी सिलेंडर में दुर्गंध इथाइल मरकप्टोन के कारण होता है। और गैस में गैस कौन सी होती है एलपीजी सिलेंडर में? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। और ओएनजीसी ये बायोगैस का, सीएनजी में कौन सी बायोगैस होती है? ये आपके मीथेन गैस होती है। और सीएनजी बायोगैस, ये दोनों में मीथेन गैस होती है। वहीं आपसे पूछे कि ओजोन गैस में, तो ये O3 इसका फार्मूला है। और लॉफिंग गैस के बारे में बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके उनको भी बताइए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।